बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम मुराबहा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मुराबहा क्या है और उसके बेसिक रूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुराबहा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर यूजिंग मुराबहा एज द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग एंड मोस्ट ऑफ दियर फाइनेंसिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन मुराबहा। कहते हैं कि मुराबहा जो है वो इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मुराबहा जो है एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और बहुत से फाइनेंसिंग ऑपरेशन कहते हैं कि बेस ऑन मुराबहा की बेस पर फाइनेंसिंग ऑपरेशन परफॉर्म की जाती हैं। दैट इज़ वाई दिस टर्म हैज़ बीन टेकन ऑन द इकोनॉमिक सर्कल टुडे एज अ मेथड ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन वाइल द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ मुराबहा इज़ बीइंग डिफरेंट फ्राम दिस एजम्पशन, ठीक है ना। लेकिन मुराबहा के बारे में जो कंसेप्ट समझा जाता है वो उस जो एजम्पशन समझा जाता है वो इस एजम्पशन के बारे में मुराबहा कहते हैं कि दिस इज़ टोटली ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ मुराबहा जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। एजम्पशन तो मुराबहा क्या है? मुराबहा इज़ इन फैक्ट अ टर्म ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह एंड इट रिफर टू द पार्टिकुलर काइंड ऑफ सेल हैविंग नथिंग टू डू विद फाइनेंसिंग इन इट्स ओरिजिनल सेंस, ठीक है ना। मुराबहा एक जो है कि दर हकीकत एक इस्लामिक फ़िक़्ह के टर्म में जो है एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ सेल को कहते हैं, ठीक है ना। हैविंग नथिंग टू डू विद फाइनेंसिंग इन इट्स ओरिजिनल, और ओरिजिनल सेंस में कहते हैं कि फाइनेंसिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सिंपल एक सेल है, ठीक है। इफ़ अ सेलर एग्री विद हिज परचेज टू प्रोवाइड हिम अ स्पेसिफिक कमोडिटी ऑन अ सर्टेन प्रॉफिट एडेड टू हिज कॉस्ट, इट इज़ कॉल्ड मुराबहा ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर एक सेलर है कोई चीज़ सेल करना चाहता है और जो परचेज़र है, ठीक है ना, परचेज़र के साथ वो एग्री होगा, ठीक है, टू प्रोवाइड हिम स्पेसिफिक कमोडिटी, कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी जो है वो एग्री है कि वो उसको बेचना चाहता है ऑन अ सर्टन प्रॉफिट, और उस पर जो सर्टन जो प्रॉफिट है वो भी साथ शामिल करता है एडेड टू हिज कॉस्ट, यानी कि जो नॉर्मल कॉस्ट है उस कमोडिटी का उसके साथ एक सर्टन प्रॉफिट भी ऐड करता है, और सेलर जो होता है वो सेल करता है, परचेज़र एग्री होता है उस प्रोडक्ट कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए, तो क्या है ये एक सिंपल मुराबहा ट्रांजैक्शन बन जाती है, ठीक है। द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ मुराबहा इज दैट द सेलर डिस्क्लोज द एक्चुअल कॉस्ट ही हैज़ इनकर्ड इन एक्वायरिंग द कमोडिटी। नॉर्मल सेल जो होता है उसमें जो होता है जब आप किसी चीज़ के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या सेलर सेल करता है तो उसमें वो ओरिजिनल जो कॉस्ट होती है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता, जाहिर नहीं करता, ना ही वो प्रॉफिट डिस्क्लोज़ करता। मुराबहा की ये खासियत है, इसका बेसिक इंग्रेडिएंट समझने एक फ़ीचर है कि सेलर जो होगा वो क्या करेगा, उस जो कमोडिटी उसने एक्वायर की होती है उसका एक्चुअल कॉस्ट डिस्क्लोज करता है एंड देन एड सम प्रॉफिट देयर ऑन, और साथ साथ उस एक्चुअल कॉस्ट के साथ साथ जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो होता है वो ऐड करता है, और जो परचेज़र होता है उसको डिस्क्लोज करेगा। दिस प्रॉफिट में भी इन लमसम और में भी बेस्ड ऑन परसेंटेज, जो प्रॉफिट वो ऐड करता है या तो वो लमसम हो सकता है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और 10 रुपीज़ उस पर लमसम अमाउंट जो है प्रॉफिट मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो या मैं कहता हूँ कि 10% प्रॉफिट, समझ आ रही है ना, तो वो परसेंटेज में भी हो सकता है, लमसम हो सकता है। तो ये इस तरह के कंसेप्ट जो होते हैं इसको फिर मुराबहा कहते हैं, समझ आ रही ना। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि मुराबहा द पेमेंट इन द केस ऑफ मुराबहा में भी एट द स्पॉट, ये इसका फीचर है, ठीक है। जो मुराबहा का जो ट्रांजैक्शन होता है ये एट द स्पॉट हो सकता है और मे बी ऑन द सब्सिक्वेंट डेट एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, या कोई भी सब्सिक्वेंट डेट हो सकता है, फ्यूचर को कोई डेट हो सकती है, एग्रीड अपॉन जो पार्टीज जो होती हैं वो एग्री होती है। देयरफॉर मुराबहा डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई द कंसेप्ट ऑफ द डिफर्ड पेमेंट, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके कंसेप्ट को यहाँ पर इम्प्लाई करें, ठीक है। As generally believed by some people who are not acquainted with the Islamic jurisprudence and who have heard about मुराबहा only in relation with the banking transaction, समझ आ रही ना। मतलब ये कि कुछ लोगों के ख्याल में जो है ये समझा जाता है कि मुराबहा जो है ये सिर्फ बैंकिंग रिलेशन में ही यूज़ किया जाता है, इसके अलावा और कहीं पे यहाँ इसकी कोई बिलीव या वैल्यू नहीं है। मुराबहा इन इट्स ओरिजिनल कॉनोटेशन इज सिंपली अ सेल। अगर हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म देखें मुराबहा का मतलब जो है ये एक सेल है। द ओनली फीचर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ सेल दैट द सेलर इन मुराबहा एक्सप्रेसली टेल्स द परचेजर हाउ मच कॉस्ट ही हैज़ इनकर्ड, ठीक है, एंड हाउ मच प्रॉफिट ही इज़ गोइंग टू चार्ज इन एडिशन टू द कॉस्ट। यही मुराबहा की सबसे बड़ी फीचर है, खासियत है।
जो दूसरी सेल से इसको डिस्टिंग्विश करता है कि इसमें सेलर जो होता है क्या करता है, परचेज़र को तमाम कॉस्ट के बारे में वो क्या करता है, एक्सप्रेसली टेल कर बताता है कि हाउ मच कॉस्ट हैज़ बीन इनकर्ड एंड हाउ मच प्रॉफिट ही इज़ गोइंग टू चार्ज इन एडिशन टू दैट, और कॉस्ट के साथ वो कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। ठीक है, इफ़ अ पर्सन सेल अ कमोडिटी फॉर, इफ़ कहते हैं कि इफ़ अ पर्सन सेल अ कमोडिटी फॉर द लम सम प्राइस विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉस्ट, अगर एक शख्स है वो किसी कमोडिटी को सेल करता है, ठीक है, और उसकी लमसम प्राइस बताता है विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉस्ट, उसने किसी भी कोई भी एक्चुअल कॉस्ट को जाहिर नहीं किया या जाहिर ना करे, दिस इज़ नॉट अ मुराबिया, वो मुराबिया नहीं है। इवन दो ही इज़ अर्निंग प्रॉफिट, अगरचे वो प्रॉफिट अर्निंग सम प्रॉफिट ऑन दिस इज कॉस्ट, क्योंकि वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, बिकॉज द सेल इज़ नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस कंसेप्ट, इसमें यहाँ पर कॉस्ट प्लस कंसेप्ट का कोई फीचर नहीं है। इन दिस केस दिस सेल इज़ मुसव्विमा, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, मुसव्विमा कहा जाता है। दिस इज़ द एक्चुअल सेंस ऑफ द टर्म मुराबिया विच इज़ सेल प्योर एंड सिंपल। यही मुराबिया की एक्चुअल सेंस यही बताती है कि मुराबिया जो है एक ऐसी सेल है जो कि प्योर और सिंपल होती है। However, this kind of sale is being used by the Islamic bank and financial institution by adding some other concepts it as a mode of financing. But the validity of the such transaction depend on some condition. वो कुछ condition पे depend करता है, which should be duly observed to make them acceptable in Sharia. ठीक है ना, जो शरीयत के मुताबिक होती है। अब यहाँ पर मुराबिया के बारे में कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन करेक्टली वन शुड इन द फर्स्ट इंस्टेंस अप्रिशिएटेड मुराबिया इज़ अ सेल। सबसे पहले ही हम ये बात जाहिर कर चुके हैं, और जब भी मुराबिया की बात करते हैं, मुराबिया इज़ अ सेल विद ऑल इट्स इम्प्लीकेशन एंड ऑल द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द वैलिड सेल शुड बी प्रेजेंट इन मुराबिया। जो भी कंप्लीट सेल या वैलिड सेल जिसे हम कहते हैं, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो मुराबिया में भी मौजूद होगी। Therefore, this discussion will start some fundamental rules of the sale without which a sale cannot be held as a valid in Sharia। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम बेसिक रूल की तरफ जाते हैं कि जिस भी बेस पे सेल जो है वो वैलिड होता है। ठीक है, अब वो हमारे पास आगे फिर आप लोग रीड करें, आगे हम जाते हैं बेसिक रूल की तरफ, जिससे आपको मुराबिया क्लियर हो जाएगा। बेसिक रूल्स ऑफ द सेल। अब यहाँ पर सेल को डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सेल। सेल इज डिफाइंड इन शरिया एज द एक्सचेंज ऑफ अ थिंग ऑफ वैल्यू बाय अनदर थिंग ऑफ वैल्यू विद द म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है ना, यानी कि बाहमी रजामंदी से जब हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ जिसकी कोई मार्केट वैल्यू होती है, जब हम उसको एक्सचेंज करते हैं तो वो सेल बन जाती है। ठीक है ना। अब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हैज़ लेड डाउन इनॉर्मस रूल गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। अगर हम इस्लामिक फ़िक़्ह की बात करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तो उसमें वेरियस रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। एंड द मुस्लिम जूरिस्ट हैव रिटन अ लार्ज नंबर ऑफ द बुक्स इन अ नंबर ऑफ द वॉल्यूम टू एलिबरेट देम इन डिटेल। ठीक है ना, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस पर कई बुक्स लिखे हैं, और उन्होंने कई वॉल्यूम और कई बुक्स हैं जो कि इस चीज़ को डिटेल में एलिबरेट करता है, एक्सप्लेन करता है। अब व्हाट इज़ मीन हियर टू गिव अ समरी ऑफ द ओनली दोज रूल विच आर मोर रेलिवेंट टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द मुराबिया इज कैरिड आउट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर वो हम सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं बेसिक रूल्स की, जो कि मुराबिया के कंसेप्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले फर्स्ट रूल, द सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द सेल। ठीक है ना, वैलिड सेल के लिए ज़रूरी है कि जो उसका सब्जेक्ट होता है वो मस्ट एग्जिस्ट करता हो, मौजूद हो। ठीक है ना, दस अ थिंग विच हैज़ नॉट येट कम टू एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी सोल्ड। जब तक उस चीज़ की ज़ाहिरी यानी कि मौजूदगी प्रेजेंस ही ना हो, तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। इफ़ अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग हैज़ बीन सोल्ड दो बाय म्यूचुअल कंसेंट, चाहे वो बाहमी रजामंदी से ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, जब मौजूद कोई चीज़ ऐसी चीज़ आप सेल करते हो जो मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम इस तरह की सेल को कहते हैं द सेल इज़ वॉइड अकॉर्डिंग टू शरिया। शरिया के मुताबिक वो वॉइड है, मना है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए सेल्स द अनबोर्न काफ ऑफ हिज काउ टू बी। अभी जो गाय का जो बिछड़ा होता है अभी पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन उसको आप क्या करते हो,
मिस्टर ए जो होता है मिस्टर बी को सेल करता है, ठीक है, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इस तरह की सेल जो होती है वो वाइड हो जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास क्या कहते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल, कि ठीक है, जो सब्जेक्ट ऑफ द सेल होता है, जो कमोडिटी होती है, मस्ट बी ओनरशिप ऑफ द सेलर, सेलर की ओनरशिप में होना चाहिए, मलकियत में होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक कि कोई चीज़ आपकी मलकियत में ना हो तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। दस व्हाट इज नॉट ओन्ड बाय द सेलर कैन नॉट बी सोल्ड। इफ ही सेल समथिंग बिफोर एक्वायरिंग इट्स ओनरशिप द सेल इज void. For example, Mr. A sell to B, Mr. B a car, ठीक है, Mr. A जो होता है Mr. B को कार सेल करता है which is presently owned by C, लेकिन जो कि presently वो कार जो है Mr. C की मलकियत है, but A is hopeful that he will buy it, लेकिन Mr. A जो है वो इस उम्मीद से है कि वो इसको बाय करेगा, किससे, फ्रॉम C से, and shall deliver to B, और फिर वो B को वो डिलीवर करेगा। Subsequently the sale is void. अब यहाँ पर जो है according to the second rule sale void बन जाता है because the car was not owned by Mr. A at the time of the sale, ठीक है ना। Mr. B को जब वो सेल कर रहा है तब उस टाइम जो है वो उसकी मलकियत में नहीं है, क्योंकि वो क्या है Mr. C की मलकियत में, और अभी उसने उससे परचेज नहीं की, ना ही C ने उसने वो डिलीवर किया है, ठीक है। तो इस तरह की सेल जो होती है वो void बन जाती है, void हो जाती है, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी इन फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द सेलर व्हेन ही सेल इट टू अनदर पर्सन, ठीक है, कि जो सेल का जो सब्जेक्ट होता है, वो कोई कमोडिटी हो, कोई भी चीज़ हो, मस्ट बी इन फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, उसका ज़ाहरी फिजिकली होना चाहिए और साथ साथ उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होना चाहिए, यानी उसके कब्जे में हो, व्हेन ही सेल टू अनदर पर्सन, जब वो दूसरे शख्स को क्या करता हो, सेल करता हो। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन यहाँ पर क्या मुराद है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मीन अ सिचुएशन वेयर द पोजेसर हैज़ नॉट टेकन द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी, जब तक कि वो उसकी फिजिकल डिलीवरी उसको ना हो, येट द कमोडिटी हैज़ कम इनटू हिज कंट्रोल, जब तक वो कमोडिटी उसके कंट्रोल में ना हो, एंड ऑल द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द कमोडिटी आर पास्ड ऑन टू हिम, जब तक कि उसकी राइट्स और उसकी लायबिलिटी उसके पास ना आ जाए, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कोई वो रिस्क ही क्यों ना हो, ठीक है ना, वो तमाम जब तक ना हो वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, मिस्टर ए हैज़ परचेज्ड अ कार फ्रॉम बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कार परचेज कर लिया, बी हैज़ नॉट डिलीवर इट टू ए, अभी बी ने उसको कार को जो है मिस्टर ए को डिलीवर नहीं किया, और टू हिज एजेंट, या कोई भी जो उसके दरमियान एजेंट है उसको भी डिलीवर नहीं किया। ए कैन नॉट सेल द कार टू सी, मिस्टर ए जो है उस कार को मिस्टर सी जो थर्ड पर्सन है सेल नहीं कर सकता। इफ़ ही सेल इट बिफोर टेकिंग इट डिलीवरी फ्रॉम बी, अगर जब तक कि वो कार जो है मिस्टर ए को डिलीवर ना हो, तब उससे पहले उसने उसको मिस्टर बी को सेल कर दिया, मिस्टर सी को सेल कर दिया, तो सेल इज़ वॉइड, ठीक है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल देख लें कि मिस्टर ए हैज़ परचेज अ कार फ्रॉम बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कार परचेज कर लिया, ठीक है। बी आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कार हैज़ प्लेस इट इन अ गैरेज टू विच ए हैज़ फ्री एक्सेस एंड बी हैज़ अलाउड टू हिम टू टेक द डिलीवरी फ्रॉम द प्लेस वेयर ही विश, ठीक है ना। मिस्टर ए जो है उसने कार परचेज कर ली है मिस्टर बी से, और बी कहते हैं कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कार, जब कार आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, कि कार हैज़ प्लेस इट इन अ गैरेज टू विच मिस्टर ए हैज़ फ्री एक्सेस, और जब कहते हैं कि वो इस आइडेंटिफाई कर ले और ए के गैरेज में वो गाड़ी मौजूद हो तो, और ए के पास वो फ्री एक्सेस हो, कभी भी उसको वो ले जा सकता है, एंड बी हैज़ अलाउड टू हिम टू टेक द डिलीवरी, और बी उसको अलाउ करता है कि वो कभी भी अपनी गाड़ी जो होता है जो उसने परचेज़ किया है वो ले जा सकता है, ठीक है, वेन एवर ही विश, जब वो चाहे। दस द रिस्क ऑफ द कार हैज़ पास्ड ऑन टू ए, यहाँ पर जो कार का रिस्क है वो पास्ट हो जाता है। द कार इज़ इन द कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द ए, अब यहाँ पर कार जो है उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में आ गया, ठीक है ना। इफ़ ए सेल द कार टू सी विदाउट एक्वायर फिजिकल पोजीशन, तो अगर यहाँ पर मिस्टर ए जो है उस कार को मिस्टर सी को सेल करता है विदाउट एक्वायर, अब उसके पास फिजिकल पोजीशन नहीं है, तो सेल इज़ वैलिड, यहाँ पर सेल वैलिड हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास
एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है, कि इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है। द गेस्ट ऑफ द रूल मेंशन इन पैराग्राफ 1 to 3 इज डेट द पर्सन कैन नॉट सेल अ कमोडिटी अनलेस इट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब तक उसके एग्जिस्टेंस में ना हो। इट इज़ ओन्ड बाय द सेलर, जब तक कि सेलर की मलकियत में ना हो। इट इज़ इन अ फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होता है, जब तक कि उसकी फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसके पास ना आया हो तब तक कि वो सेल वाइड नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसको आप लोग आगे रीड कर लें, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन में हमें बयान करें कि द रूल मेंशन इन पैराग्राफ 1 to 3 आर रिलैक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइप्स ऑफ द सेल, नेमली बाय सलम और इस्तिस्ना। ये द रूल ऑफ दिस टू, जो ये रूल जो है आगे जो हम कहते हैं कि इसको हम आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे अलहदा से बाय सलम और इस्तिस्ना को, ठीक है। ये इसी 2 टाइप्स ऑफ सेल को डिफाइन करता है, ठीक है। फोर्थ रूल में क्या कह रहे हैं, दिस रूल कहते हैं कि द सेल मस्ट बी इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट। अब इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट से क्या मुराद है कि क्या हो, दस अ सेल एट्रीब्यूट टू द फ्यूचर डेट और द सेल कंटेंजेंट ऑन द फ्यूचर इवेंट इज वॉइड। ऐसा सेल जिसका ताल्लुक किसी फ्यूचर डेट से हो, फ्यूचर की तारीख से हो, मुस्तकबिल की तारीख से हो, या सेल कंटेंजेंट हो, चांस हो, फ्यूचर इवेंट किसी फ्यूचर इवेंट से मुतालिक हो, यानी कि एज अ चांस कह सकते हैं, ठीक है। कंटेंजेंट से मुराद यहाँ पर है, तो ऐसे सेल जो होता है वो वाइड होता है। इफ़ अ पार्टीज विश टू इफेक्ट अ पैरेलल सेल they will have to effect it afresh when the future date come to contingency actually occur। यानी कि क्या यहाँ पर क्या बयान करें, एग्जांपल में है क्या कर, मिस्टर ए से टू बी on the 1st of January I sell my car to you on the 1st of February। अब यहाँ पर ये है कि the sale is void। क्यों void है, because it is attributed to the future date। इसका ताल्लुक क्या है, फ्यूचर डेट से। कि मिस्टर ए कहता है कि मिस्टर बी को के ऑन द 1st जनवरी के आई सेल माई कार टू यू ऑन द 1st of February। तो इस तरह की जो फ्यूचर डेट से मुतालिक जो होती है, इस तरह की सेल हम वॉइड कहते हैं। बी में क्या रहे, ए से टू बी, मिस्टर ए से टू बी इफ पार्टी एक्स विन द इलेक्शन। अब यहाँ पर क्या हो गया, कोई कहते हैं कि विन द इलेक्शन माई कार स्टैंड सोल्ड टू यू, मेरी गाड़ी आपके लिए खड़ी है सेल के लिए, ठीक है ना। द सेल इज वाइड बिकॉज इट इज कंटेंजेंट ऑन द फ्यूचर इवेंट। अब ये कि पार्टी एक्स विन द इलेक्शन, अब यहाँ पर ये कंटेंजेंसी आ गई फ्यूचर इवेंट के साथ, समझ आ रही ना। तो इस तरह की सेल जो होती है वो वाइड होगी। 5 में क्या करें, द सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, कमोडिटी है या कोई भी चीज़ है जो आप एक्सचेंज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द सेल, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू हो, यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। दस अ थिंग हैविंग नो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द ट्रेड कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज। ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई कदर ही ना हो, कोई कीमत ही ना हो, कीमत से मुराद उसकी कोई कह सकते हैं कि वैल्यू से मुराद कीमत ही ना हो, तो इस तरह की जो आपकी ट्रेड में मुफीद ना हो, इस तरह हम कह सकते हैं कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज, ना उसको सोल्ड किया जा सकते हैं ना परचेज किया जा सकता है। 6 में क्या कह रहे हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द सेल शुड नॉट बी अ थिंग विच इज़ नॉट यूज एक्सेप्ट फॉर द हराम पर्पस, लाइक पोक हो गया, वाइन हो गया, या अदर हरामफुल चीज़ें जो होती है। ऐसी सब्जेक्ट्स यानी कि सेल का वो सब्जेक्ट जो कि सिर्फ हराम पर्पस के लिए यूज़ होता हो, ठीक है ना, समझ आ रही, हराम के अलावा किसी और चीज़ में इस्तेमाल ना हो, या हराम हो पहले से तयशुदा हराम चीज़ों में आता हो, तो इस तरह की सेल जो होगी वो वाइड होगी। 7 में क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी स्पेसिफिकली नॉन एंड आइडेंटिफाइड टू द बायर, ठीक है ना। जो चीज़ एज अ बायर आप ख़रीद रहे हैं आपको पहले से मालूम हो, स्पेसिफिकली नॉन एंड आइडेंटिफाइड, आपको आइडेंटिफाइड हो, ठीक है ना। द सब्जेक्ट ऑफ द सेल में बी आइडेंटिफाइड आइदर बाय पॉइंटेशन और बाय डिटेल स्पेसिफिकेशन विच कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर थिंग नॉट सोल्ड। समझ आ रही ना। अब यहाँ पर कह रहे फॉर एग्जाम्पल कि देयर इज़ अ बिल्डिंग, अब एक बिल्डिंग है कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ द अपार्टमेंट, उसमें कई अपार्टमेंट्स हैं, बिल्ड इन द सेम पैटर्न, जो कि सेम डिज़ाइन में, सेम पैटर्न में, सेम कहते हैं कि सेम नक्शे पर बने हों। मिस्टर ए द ओनर ऑफ द बिल्डिंग से टू बी, जो मिस्टर बी है उसको कहता है आई सेल वन ऑफ दीज अपार्टमेंट टू यू, मैं इसमें से जो अपार्टमेंट है जो कि सेम डिज़ाइन में है उसमें से एक अपार्टमेंट आप पर सेल करता हूँ, और बी उसको एक्सेप्ट भी करता है। बी क्या करता है,
एक्सेप्ट कर लेता है, द सेल इज़ वाइड। क्यों सेल इज़ वाइड है? अनलेस द अपार्टमेंट इंटेंडेड टू बी सोल्ड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और पॉइंट आउट टू द बायर, जब तक कि वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हो कि अपार्टमेंट में से कौन सा अपार्टमेंट है, कौन से नंबर का है, कौन से एरिया में है या कौन से फ्लोर पर है, ठीक है, जब तक कि वो आइडेंटिफाइड ना हो, पॉइंट आउट ना हो, तो सेल इज़ वाइड। इस रूल का मतलब यहाँ पर यह है। 8 नंबर में क्या कह रहे हैं? द डिलीवरी ऑफ द सोल्ड कमोडिटी टू द बायर मस्ट बी सर्टन एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन द कंटिजेंसी और चांस। ठीक है ना, जो कमोडिटी सोल्ड की जा रही है, कहते हैं उसकी जो डिलीवरी होगी बायर को मस्ट बी सर्टन होना चाहिए, यकीनी होना चाहिए, किसी चांस या हम कह सकते हैं कि कोई कंटिजेंसी उसमें ना हो, ठीक है ना, बल्कि रियल में हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सेल हिज कार स्टोलन बाय सम anonymous person and the buyer purchase it under the hope that he will manage to take it back। अब यहाँ पर क्या है? सेल इज वॉइड है। अब यहाँ पर क्या आ गई? कंटिजेंसी आ गई, चांस आ गया। अब इसमें कोई यकीनी नहीं कि वो जो कार है, मिस्टर ए जो कार उसने सेल किया है जो कि स्टोलन बाय सम एनोनिमस पर्सन, ठीक है ना, एंड द बायर परचेज इट, और बायर उसको परचेज भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो उसको क्या करेगा, इट अंडर द होप दैट ही विल मैनेज टू टेक इट बैक, क्या वो उसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, रिस्क आ जाता है, तो इस तरह की सेल जो होगी वो वाइड होगी। 9 नंबर क्या कह रहे हैं? द सर्टेनिटी ऑफ द प्राइस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सेल। इफ़ द प्राइस इज़ अनसर्टन द सेल इज़ वाइड। चूँकि मुराबिया का बेसिक फीचर यही है कि जो प्रोडक्ट कमोडिटी सेल की जा रही है उसका एक्चुअल कॉस्ट और उसका एक्चुअल प्रॉफिट डिस्क्लोज किया जाता है बायर को। अब यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ द प्राइस इज नेसेसरी कंडीशन है फॉर वैलिडिटी ऑफ द सेल, सेल की वैलिडिटी के लिए, ठीक है ना, कि प्राइस की यकीनी हो। अगर प्राइस अनसर्टन है, सेल इज़ वाइड। मिस्टर ए से टू बी, इफ़ यू पे विद इन अ मंथ, अगर तुम 1 महीने में पे करते हो, द प्राइस इज़ 50, अब प्राइस 50 हो गए, बट इफ़ यू पे आफ्टर 2 मंथ, अगर 2 महीने बाद तुम पे करोगे, द प्राइस इज़ 55, बी एग्री हो जाता है। द प्राइस इज़ अनसर्टन एंड द सेल इज़ वाइड अनलेस एनी वन ऑफ द 2 अल्टरनेटिव्स एग्रीड अपॉन द पार्टीज ऑफ द एट द टाइम ऑफ द सेल। जब तक कि वो जिस टाइम वो सेल कंट्रैक्ट करते हैं, जब तक कि वो एग्री ना हो, ठीक है, और सेल जो प्राइस जो है वो सर्टन ना हो, डिफाइन ना हो, इस तरह की सेल जो होती है वो वाइड हो जाती है। लास्ट रूल हमारे पास है कि द सेल मस्ट बी अनकंडीशनल। जो भी सेल किया जाता हो तो सेल इज तब वैलिड होगा जब वो अनकंडीशनल होगा, बगैर किसी शर्त के। अ कंडीशनल सेल इज इनवैलिड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू फिका, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फाइनेंसिंग जो हम कहते हैं, इस्लामिक बैंकिंग, conditional sale is invalid unless the condition is recognized as a part of the transaction according to the usage of trade। जब तक कि वो कंडीशन जो है पहले से रिकॉग्नाइज ना हो और वो एक पार्ट ना हो ट्रांजेक्शन का, ठीक है ना, एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ट्रेड। सो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मिस्टर ए बाय अ कार फ्रॉम बी विद द कंडीशन दैट बी विल एम्प्लॉय हिज सन इन हिज फर्म। अगर कहते हैं कि अब यहाँ पर है मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से तब गाड़ी खरीदेगा, कार ख़रीदता है कि अगर बी उसके बेटे को क्या करे, उसके फॉर्म में एम्प्लॉय करे। अब यहाँ पर जो सेल है, जो कार से मुतालिक सेल डील कॉन्ट्रैक्ट है या सेल है, इस कंडीशनल बन गई है, इट इज़ इनवैलिड, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह मिस्टर ए बाय अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम बी। अब यहाँ पर क्या है, बी से वो रेफ्रिजरेटर ख़रीदता है विद द कंडीशन दैट बी अंडरटेक इट्स फ्री सर्विस फॉर 2 ईयर। अब कहते हैं कि जो बी होगा वो 2 साल के लिए उसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस सर्विस हो गई, ठीक है ना, या वारंटी गारंटी की सूरत में कहते हैं। द कंडीशन बीइंग रिकॉग्नाइज, अब यहाँ पर जो कंडीशन है बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रेड रिकॉग्नाइज है एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर सेल जो होगा, सेल इज़ वैलिड एंड सेल इज़ लॉफुल। ये सेल वैलिड भी होगा और लॉफुल भी होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये हमारे पास बेसिक रूल ऑफ द सेल थे, जो कि हम यहाँ पर ब्रीफली हमने इसको विद द एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बहुत शुक्रिया।